हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी प्राइम टाइम। एनसीईआरटी पुनर्विलोकन की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 की इतिहास विषय की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर पर। कंटेंट लिस्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं कि इस पाठ्य पुस्तक में आपको क्या कुछ पढ़ने को मिलने वाला है। और इसके अतिरिक्त इस पाठ्य पुस्तक की जो पीडीएफ फाइल है वो भी कंटेंट लिस्ट में ही अवेलेबल है, उसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका टाइटल है कैसे, कब और कहाँ। दोस्तों, यदि वास्तव में आप जानना चाहें कि इस पाठ की महत्ता क्या है, तो इस पाठ्य पुस्तक में पहले चैप्टर की महत्ता यह है कि आप इतिहास को कैसे समझें। अर्थात यदि आप मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इतिहास विषय का चुनाव कर रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी सूरत हाल में आप इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं। और यदि आपको इतिहास समझने में मुश्किल आती है, यदि आप इतिहास विषय की गहराई को जानना चाहते हैं और इतिहास विषय से जुड़े हुए प्रश्नों पर अपने जवाब लिखना चाहते हैं, तो आपको यह चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताशपोती हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, बस इन्हीं तारीखों पर गर्म बहसें चलती रहती थीं। आम समझ के हिसाब से इतिहास को हमेशा से तारीखों का पर्याय माना जाता था। हम लोगों ने भी अक्सर यह सुना है कि इतिहास तो बड़ा उबाऊ सब्जेक्ट है, बस तारीखें इसमें रटना होता है। लेकिन क्या अगर हम सही मायनों में समझें तो क्या इतिहास के बारे में यह अवधारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय में आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से भी होता है कि अतीत में चीज़ें किस तरह से थीं और उनमें क्या कुछ बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं और हम पहले और बाद में बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों में हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मान करके चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से वैसा ही रहा होगा। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं और कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय का घूंट भरते हुए हम हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए हमारे जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते होंगे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस ज़माने में लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती होगी। दोस्तों, ये तमाम सारे सवाल हैं जो हमें ये सोचने के लिए प्रेरणा देते हैं। समय को हमेशा सालों या महीने के पैमानों पर नहीं रखा जा सकता है। और दोस्तों, यही इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस है, जो इस चैप्टर ने चीज़ें बताई हैं। वाकई में जब अभी मैंने इस चैप्टर को पढ़ा है कुछ देर पहले, तो इतिहास के बारे में सोचने और समझने में मुझे भी एक नया नज़रिया मिला है कि हाँ, चीज़ों को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई में बहुत गलत होगा, जो प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलती रही हो। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह उठ करके चाय पीना शुरू नहीं किया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी ज़बान पर चढ़ा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि हो ही नहीं सकती है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना कभी भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ अवधि के बारे में बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हो गए होंगे। तो वे लोग जो इतिहास को तारीखों से जोड़ करके देखते हैं, इस जुड़ाव के पीछे क्या वजह होगी। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल में उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है, रिलेवेंसी उनकी बनी रहती है।
लेकिन जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में हमने देखा है एनसीईआरटी में, कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते थे, वे क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह सियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह से बदले। इसीलिए अब जब आप पढ़ते होंगे किताबों में, हम सब जब पढ़ते हैं इतिहास की किताबों में, तो हमें राजनीतिक इतिहास के साथ साथ सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास भी पढ़ने को मिलता है। मुगल सल्तनत में हमने तमाम सारी वास्तुकलाओं के बारे में पढ़ा, चित्रकला के बारे में पढ़ा, मूर्ति कला के बारे में पढ़ा, स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा। तो ये सारा का सारा सांस्कृतिक इतिहास है। कर प्रणाली क्या थी, समाज की व्यवस्था क्या थी, तो हमने सामाजिक प्रणाली के बारे में पढ़ा। कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का एक पैमाना होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी को बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मान करके चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार करें। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के साथ शुरू होता है और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों जैसे कि हेस्टिंग्स, वेलेगेट, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, रिपन, लीटन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला छाया ही रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, इनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों और आधार पर ही तय होता है। इनके आधार पर ही तय होता है। यह ऐसे था मानो कि लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखट पर हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस प्रकार ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया को हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधि कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती, तो फिर क्या करें हम? जाहिर है हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाए बिना इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, तब जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ का निचोड़ यह है, निष्कर्ष यह है कि इतिहास में तारीखों का महत्व इतिहासकार के नज़रिए पर डिपेंड करता है, इतिहासकार के नज़रिए पर निर्भर करता है। यदि वो जिस प्रकार की घटनाओं को महत्व देगा, अगर हम पैरेलल देखें, समानांतर ब्रिटिश शासन को और भारतीय संघर्ष को पैरेलल देखें, समानांतर देखें, तो एक भारतीय इतिहासकार की दृष्टि से मेरे लिए भारतीय सामाजिक जो परंपरा है, भारतीय सामाजिक चेतना है और भारतीय सामाजिक चेतना के वाहकों से जुड़ी हुई तिथियां जिस प्रकार से महत्वपूर्ण होंगी, ठीक उसी प्रकार से एक अंग्रेज इतिहासकार के नज़रिए से यदि हम देखें तो अंग्रेजी गवर्नर जनरलों, वायसरायों और उनसे जुड़े हुए कार्यकलाप और तिथियां उनके लिए पैरेलली महत्वपूर्ण होंगी। तो इतिहासकार का नज़रिया उन तारीखों के महत्व को तय करता है। अब हम बात करेंगे कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं। 1870 में जब स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। कालखंडों के निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है?
इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वर्तमान में भी हम अगर देखें तो हमारी जो एक प्रणाली है, हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में इतिहास को बांट करके पढ़ते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में आए हुए बदलावों का महत्व क्या होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोपियों से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए था, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति ही नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन की प्रगति और सभ्यता का जो एक प्रतीक स्थापित हुआ, अंग्रेजी शासन के पहले का जो सारा का सारा अंधकार का दौर था, क्या इस तरह की धारणा को हम स्वीकार कर सकते हैं, या क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जाना चाहिए? क्या इतिहास को किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को अगर केवल हम उस समय के शासक के धर्म के हिसाब से तय करें, और अगर हम ऐसा करें तो इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में बांट करके देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ही अपना सकते हैं? जैसा कि हम इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, न यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। और दोस्तों, यदि मैं अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करना चाहूँ तो मैं भी आधुनिक काल को औपनिवेशिक युग कहना ज़्यादा पसंद करूँगा, निस्बत इसके कि मैं औपनिवेशिक युग को आधुनिक काल की संज्ञा दूँ। औपनिवेशिक क्या होता है? हम इस किताब में इस बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबा करके अपना शासन स्थापित किया। हम देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर अपने नियंत्रण को स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए भारत से राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमतों पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, हम ये जानने लगेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में तमाम सारे बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। दोस्तों, ये डिफिनीशन औपनिवेशीकरण की बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में औपनिवेशीकरण का एक टाइटल एक है भी वहाँ पर। ऐसे में इन परिभाषाओं को जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। लेकिन हम जल्दी ही इस चीज़ को समझ जाएंगे कि जो बहुत सारे वर्ग हैं और जो समूह हैं, इन बदलावों का अनुभव एक ढंग से नहीं करते हैं। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। दोस्तों, हमारा अतीत और हमारे अतीत के बीच के रहस्य बीच का रहस्य यही है, क्योंकि एक ही समाज में एक ही परिवर्तन को अलग अलग वर्ग अलग अलग तरह से महसूस करते हैं। हम किस तरह जानते हैं?
भारतीय इतिहास पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करता है? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए तमाम सारे सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था, उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति का जन्म हुआ। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, जिसे आर्काइव और संग्रहालय जैसे तमाम सारे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों, ज्ञापन को आप आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट्स को भी पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझावों को भी हम देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत के सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें भी बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीशी के माहिर लिखते थे। खुशनवीशी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते थे जो सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई का जब दौर आया, 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व हुआ करता था। जैसे ही छपाई की तकनीकी फैलने लगी, इस सारी तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों को दस्तावेज की कई कई प्रतियों में बना करके रख लिया गया। ऑब्जर्वेशन का जो महत्व बढ़ा, सर्वेक्षण का जो महत्व बढ़ा, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी भी देश में अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना जरूरी है। 19वीं सदी के शुरुआत में पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। गाँव में राजस्वों का सर्वेक्षण किया गया। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, स्थानीय इतिहासों और फसलों तक का पता लगाया गया। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना बहुत जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानवीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाने लगे। अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या कुछ जानकारी मिलती है? रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ये सारे के सारे जो सरकारी अभिलेख हैं, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या हुआ करती थी। तो इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। हमें ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश करनी होगी जिनकी वैसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्रियों और यात्रियों के संस्मरण, लोगों की महत्वपूर्ण आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें, पुस्तिकाएं, ये तमाम सारी जो सोर्सेज हैं, ये स्रोत हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तमाम कुछ लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो लिखना पढ़ना जानते थे। ऐसे में फिर एक समस्या यह है कि हम यह पता नहीं लगा सकते हैं कि आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़क पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब, वे किस तरह के अनुभव करते थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे हम इस किताब में आगे बढ़ेंगे तो हमें इस बात की समझ आएगी
कि परिवर्तन के इतिहास को किस प्रकार संजोया गया, किस प्रकार समेटा गया और किस प्रकार से हम अन्य और चीज़ों को ढूंढ करके जान सकते हैं। तो NCERT कक्षा 7 की इतिहास विषय की पाठ्यपुस्तक इन मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और चूंकि इतिहास के उन दृष्टांतों को देखने का प्रयास किया गया है जिनके सोर्सेज न होने के कारण या फिर जिनके नज़रिए का विकास इतिहासकारों में न होने के कारण जो पक्ष छूट गए थे, तो एक समग्र अध्ययन हमें भारतीय इतिहास का, जिसे हम औपनिवेशिक युग या आधुनिक काल कहते हैं, देखने को पाठ्यपुस्तक से हमें मिलेगा। तो इस चैप्टर को देख करके एक बार इस चैप्टर की PDF फाइल को डाउनलोड करके आप स्वयं से भी पढ़ें और इतिहास के विषय में, इस नए नज़रिए के विषय में चिंतन और मनन करें। और अगले चैप्टर के साथ में फिर हम इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।